मैं लाल जोड़ा पहने बेड पर एक जगह सिमटकर बैठी हुई थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल उछलकर हाथ में आ गया। मैं चिपकी सी बैठी रही। आने वाला मेरा पति था, जिससे अभी कुछ देर पहले ही मेरी शादी हुई थी। वो चलता हुआ आया और बेड के एक सिरे पर टिक गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और डर भी लग रहा था। तभी मेरे पति ने खंगार कर कहा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी आस उम्मीद में अपनी जिंदगी गुजारो। मेरे कान अचानक से खड़े हो गए। ऐसा कौन सा राज है जो मेरे पति मुझे बताना चाहता है? दिल में हजारों वसवसे थे कि कहीं ये पहले से शादीशुदा तो नहीं, या किसी और को पसंद तो नहीं करता, या मुझे छोड़ना चाहता हो। जाहिर है मैंने इस थोड़े से वक्त में जितने अंदाजे लगा सकती थी लगा लिए। लेकिन जब मेरे पति की खामोशी टूटी तो मेरे कानों में शाएं शाएं होने लगी। मेरा पति नामर्द था, ये सुनकर मैं चुप की चुप रह गई। वो भी बोलकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। वो अपनी जगह से उठा और चुपचाप कपड़े बदलकर कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर जाने लगा। तो मुझे आवाज दी। मैंने घूंघट उठाकर देखा तो वो धीमे से लहजे में बोला, मैं जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा, परेशान ना होना। इतना बोलकर उसने कमरे का पिछला दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जबकि मैं पूछना चाहती थी कि कहाँ जा रहे हैं, मगर मेरा मुंह ना खुला और ना ही उनसे पूछने की मोहलत मिली। पति कमरे से चले गए तो इतना बड़ा और फूलों से सजा कमरा साएं साएं करने लगा। मुझे अचानक से डर महसूस हुआ। साथ ही कुछ देर पहले मेरे पति के बोले गए शब्द मेरे कानों में कांटे की तरह चुभने लगे। यानी मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ, ऐसा लग रहा था। कमरे की दीवारें मुझ पर हंस रही हो। मैं वहीं बेड के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं होशो हवास से बेगाना हो गई। दोबारा मेरी आंख हल्के से जोर से खुली। मैं चंद ही आंखें खोलकर देखा तो मेरा पति ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा गीले बालों में कंघा फेर रहा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और बोला, उठकर कपड़े बदलकर तैयार हो जाओ। अभी कुछ देर तक मेहमान तुमसे मिलने आना शुरू हो जाएंगे, फिर तुम्हारे घर वाले नाश्ता भी लेकर आएंगे। तो ऐसी खराब हालत में मिलोगी क्या? मैंने खुद देखा तो रात वाला लहंगा लिपटा हुआ था, बाल भी खराब हो रहे थे। मैं फटाफट उठी और एक गुलाबी साड़ी उठाकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद तैयार हुई तो घर वाले नाश्ता लेकर आ गए। आकाश और मैंने कमरे में ही नाश्ता किया और मेरे पति नाश्ता करने के बाद कमरे से बाहर गए तो सब लड़कियां मुझे बार बार चिढ़ाने लगी और साथ ही बार बार मुंह दिखाई का पूछने लगी कि क्या मिला है। मैं जब फीकी सी मुस्कुराहट पर सबकी बातों को टाल रही थी, मुंह दिखाई वाली बात पर नहीं टाल सकती थी। मेरे चेहरे की रंगत एकदम से फीकी पड़ने लगी। अब उन्हें क्या दिखाऊं मैंने कांपते हाथों से साइड टेबल का ड्रॉवर खोला तो अंदर एक मखमली अंगूठी वाली डिबिया रखी थी। मैंने कह दिया कि यही मुंह दिखाई मिली है, जिससे वो सब शांत हो गईं। शाम तक आकाश वापस नहीं लौटे थे। रात को सिवाय उन्होंने राज बताने की और सुबह तैयार होने के अलावा कोई बात नहीं की थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी और मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे बातें भी करनी थी, ताकि कोई ये ना समझ ले कि मैं खुश नहीं हूँ। खैर, शादी की दावत रात को थी और इससे पहले वो वापस आ गए और मैं दावत के बाद सीधा अपने घर आ गई, जबकि आकाश मेरे साथ नहीं आए थे। मम्मी बातों बातों में बार बार यही पूछती कि माला, खुश तो होना तुम, कोई फिक्र तो नहीं है। मैं हंसकर ना में सिर हिला देती। रात को सोने के लिए लेटती तो हमारी काम वाली मेरे पास आई, क्योंकि घर में मेहमान थे तो उसे रात को वहीं पर रुकना था। वो अच्छी खासी बड़ी औरत थी। मुझे देखकर बोली, बिटिया जरा तुम छत पर आना। मैं फ्री हुई तो छत पर चली आई। वो वहाँ पहले से मौजूद थी। मुझे एक तरफ बिठाकर बोली, देखो बचपन से तुम्हें पाला पोसा है, पहले से तुम्हारे घर में काम करती आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम खुश नहीं हो, मुझे बताओ क्या तकलीफ है? पति ने कोई बात कर दी है क्या? मैं तो उस औरत की बात सुनकर हक्का बक्का थी। मैंने अपनी सगी माँ को तसल्ली करवा दी कि मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। फिर इस औरत को कैसे पता चल गया? हालांकि मैंने उससे ज़्यादा बात भी नहीं की थी। मैंने टाल दिया तो वो मुस्कुराकर बोली, ऐसी ही होती हैं अच्छी पत्नियाँ, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारे दुख को ख़त्म करें। अगर फिर भी अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहो तो मैं मौजूद हूँ, मेरे पास आ जाना। मैंने इस बात पे सिर हिला दिया, मगर दिल चाह रहा था फूट फूट कर उस औरत के गले से लग जाऊं और कह दूं कि मासी, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मेरी शादी एक नामर्द से कर दी गई है। मुझे सारी उम्र घूट घूट कर जीना होगा और मेरा पति तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। उसने मुझे एक नज़र उठाकर नहीं देखा। मैं कहाँ जाऊं, किसे अपना दिल हल्का करूं?
मैं वहीं चुप रही और वो औरत मेरे सर पर प्यार के साथ दुआएं देती हुई वहां से चली गई। मैं वहीं छत पर एक कोने में बैठकर खैर थोड़ी देर के बाद नीचे आ गई। अगले रोज ससुराल वापस आ गई। जैसे ही कमरे में गई तो आकाश पीछे ही आ गया और बोला, मेरा राज किसी को बताया तो नहीं। उसके तेवर बदले हुए लग रहे थे और मुझे उनसे डर लग रहा था। मैं चुप रही तो वो शक्ति से बोला, मुझे बताओ, मेरा राज किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मैंने हिचक कर जवाब दिया। उसने मुझे शक्ति से मना किया था कि खबरदार ये बात किसी को भी मत बताना, वरना जो तुम्हारी बदनामी होगी वो तो अलग, तुम्हारी बहन की भी तलाक हो सकती है। मुझे वो इतना सख्त नहीं लगा था, क्योंकि पहले यूं लगा था कोई अब अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे। मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे दबाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो धमकी भी ना देते तो मैं सच में किसी को भी बताने वाली नहीं थी। मगर खैर, मुझे बेहद दुख हुआ था। मैंने इस बात में सर हिलाकर वहां से दूर हो गई। रात को मम्मी का फोन आया, उन्होंने थोड़ी सी बात की, फिर काम वाली मासी का फोन पकड़ा दिया कि वो तुमसे बात करना चाहती है, परेशान हो रही है। मैंने बात की तो वो फिर बोली, मुझे ऐसा लग रहा है तुम परेशान हो। पता नहीं अभी दोपहर को अचानक मेरे दिल में लगने लगा कि तुम दुखी हो या जरूर कोई बात है। मैं हैरत के समंदर में डुबकियां खाने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी माँ को तो इस बात का एहसास नहीं हुआ, और जब आकाश मुझे बहन की तलाक की धमकियां दे रहा था, जब मासी को पता चल गया मैं परेशान हूँ, मुझसे तो बात ही नहीं हो पा रही थी। दिल बहुत भर गया। मैंने जल्दी से कहा, मासी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाद में बात करती हूँ। फोन रखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? एक तरफ मेरा पति है जो मुझे देखना गंवारा तक नहीं करता, दूसरी तरफ मेरी माँ है जिन्हें मेरी शक्ल देखकर भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं सुखी नहीं हूँ, और तीसरी तरफ ये मासी जिसे अब कोई परेशानी आती तो फौरन पता चल जाता। मैं तो अपना सर हाथों में थाम कर बिस्तर पर बैठ गई। अभी फोन बंद करके रखा ही था कि आकाश कमरे में आ गए। उन्होंने शायद मुझे बात करते सुन लिया था। शक्ति से पूछा, किसका फोन था? मैंने बौखलाए हुए बताया कि मम्मी का था, और हमारी काम वाली मासी बहुत सालों से हमारे साथ है तो वही परेशान हो रही थी। जल्दी जल्दी मैं सिर्फ इतना ही बता सकी तो आकाश ने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा और बोले, क्या बताया फिर अपनी मासी को? मैंने ना में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। जब आकाश मासी का नाम ले रहे थे तो कुछ था उनके लहजे में जो समझ नहीं पा रही थी। बाहर आई तो मेरी बहन पहले से किचन में मौजूद थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और अब उसी के देवर आकाश के लिए मेरा रिश्ता आया था। आकाश सिर्फ 2 भाई ही थे। मैं दीदी को देखकर मुस्कुराई, मगर वो सोच निगाहों से मुझे देखते हुए बोली, माला खुश तो हो ना तुम? मैंने जल्दी से इस बात में सिर हिला दिया, मगर वो खुश नहीं लग रही थी। मेरे जरा सा करीब होकर बोली, तो आकाश तुम्हारी शादी की रात कमरे में क्यों नहीं था? मैंने हैरत से अपनी बहन को देखा। उसे कैसे पता चला कि आकाश मेरे कमरे में नहीं थे? कमरा तो अंदर से बंद था और वो तो बाहर भी पिछले दरवाजे से गए थे। मैं चुप रही तो पहले से अलग अंदाज में बोली, क्यों नहीं था तुम्हारा पति तुम्हारे कमरे में? मैं चुप रही। फिर वो बोली कि पति की गैर मौजूदगी में कैसे खुश रह सकती हो तुम? अब की बार मेरे आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, मगर जब वहां किसी दूसरे को नहीं देखा तो कहा, दीदी प्लीज, ये हमारा प्रॉब्लम है, आप ये बात किसी को ना बताइएगा। वो तंजी अंदाज में हंस दी। मैं चुप रही। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, वो किचन से चली गई। मेरे आसपास मौजूद सब लोगों को क्या हो गया है? मैं भूल गई थी कि मैं किचन में आई हूँ। वापस कमरे में चली गई तो आकाश वहीं पर मौजूद थे। मुझे अचानक से याद आया कि इन्हीं से बचकर तो गई थी, फिर कोई ऐसी वैसी बात ना कर दे जो मुझे परेशान करें। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, जो करना चाहो तुम्हें आज़ादी है। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये आदमी आखिर मुझसे चाहता क्या है। जब मैं अपने घर में थी तो ब्याह कर ही न लाता। इसे अपनी कमी पता था तो मेरी जिंदगी क्यों अपने साथ जोड़ी? अब अगर मैं इसकी पत्नी बन गई हूँ तो ये मुझसे पूरी तरह से लापरवाह हो चुका है। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कुछ भी कहने से रोका। वहीं सोफे पर बैठकर अचानक मुझे बेचैनी सी हुई। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो आकाश मुझे ही देख रहा था। मैंने भी नजरअंदाज किया। जब उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं तो मैं क्यों बिना वजह उनके आसपास मंडराती। मैं आराम करके थक चुकी थी तो शाम को उठकर कुछ मीठा बनाने का सोचा। बहन से पूछा तो वो मेरी मदद करने लगी। हम दोनों ने मिलकर रसमलाई बनाई
और सबको खाने के साथ दी। सास ससुर जेठ सभी ने मेरी बहुत तारीफ की, सिवाय आकाश के। मुझे रोना भी आ रहा था कि वो बाहर तो इस बात का इजहार भी नहीं कर सकते थे। कमरे में आए तो वो तैयार हो रहे थे। अब भला रात को उन्होंने कहाँ पर जाना है? मगर ये सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी एक दूसरी बात थी। मैंने उनसे कहा, आकाश, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा, मगर कम से कम मुझे पत्नी होने का दर्जा तो दें। वो खामोशी से मुड़कर मुझे देखने लगा। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मैंने उसे खामोश देखा तो बड़ी झुंझुलाहट में मैं फिर बोली कि इस कमरे में आप बेशक मेरे साथ जो मर्जी रवैया रखें, मगर कमरे से बाहर कम से कम पत्नी होने का तो मान दें। मैं चुप कर गई। अजीब ये लग रहा था क्योंकि आकाश बस मुझे गहरी नजरों से देख रहे थे। अब मुझे अफसोस होने लगा कि क्या बोल रही हूँ। ये आदमी तो है ही पत्थर दिल, ये कहाँ मेरी बात समझ सकेगा। मैं वापस पलटकर मुड़ने लगी तो वो अचानक बोला, क्या चाहती हो? मैं चुप कर गई और ना में सिर हिला दिया। मगर वो फिर बोला, जो चाहती हो मुझे बताओ। मैंने डरते डरते कहा कि बाहर सबने कोई ना कोई बात की मुझसे, मगर आप बेमतलब होकर बैठे रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब से हमारी शादी हुई है एक बार भी किसी के सामने मुझसे बात नहीं किया आपने। सब लोग इसी चक्कर में हैं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, जो हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। बाकी सारे मामले और बातें एक तरफ, मगर आप मुझे बाहर पत्नी की तरह और मैं आपको पति की तरह ट्रीट तो कर सकती हूँ ना। इसी तरह से लोगों को भी बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। वो चुपचाप मेरी बात सुनने के बाद बोला, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं चुप रही तो वो फिर बोला, तो मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, कहा नहीं है, मगर महसूस सभी ने किया है, दीदी ने। अचानक से मुझे मालूम हुआ कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो फौरन से जुबान दांतों तले दाब ली। मगर मेरे बोल आकाश के कानों में पड़ चुके थे। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखते हुए बोले, क्या कहा है भाभी ने? मैं चुप रही। वापस जाने लगी तो उसने रोक लिया और कहा, मुझे बताओ उन्होंने क्या कहा? मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि वो जानती है कि शादी वाली रात आप बाहर थे, बस इसी बात के बारे में पूछ रही थी। वो गहरा सांस लेकर रह गया। मैंने डरते डरते उसके चेहरे की तरफ देखा तो वहां पर एक मुस्कुराहट सी थी। वो मुझे देखकर बोला, उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही समझा दूंगा। इतना बोलकर उसने बालों में कंघा फेरा और मुझे आज रात फिर वापस न आने का बोलकर चले गए। मैं पीछे खड़ी की खड़ी रह गई। क्या मैं इतनी गई गुजरी थी जो मेरे माँ बाप ने किसी बोझ समझकर मुझे उतारकर ऐसे ही लड़के की पत्नी बना दिया था, जो मुझे देखना तक गवारा नहीं करता। मैं वहीं बैठ गई। आंखों से खुद ही आंसू बहने लगे, जिन्हें मैं बेदर्दी से साफ करती जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। अगर मेरी पिछली जिंदगी को देखा जाता है तो अब की जिंदगी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं हमेशा अपनी क्लास की टॉपर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी में 4-4 गोल्ड मेडल लिए थे। अच्छी जगह पर नौकरी कर रही थी। बहुत सी जगह से मेरे लिए रिश्ते आए, मगर कोई भी मुझे पसंद नहीं आता था, बल्कि कोई भी मेरी सोच में पूरा नहीं उतरता। और ऐसा क्यों था? इस वजह से तो मैं खुद ही अनजान थी। मम्मी पापा समझा समझा कर थक गए कि माला, एक न एक दिन तो शादी करनी है ना, बहुत अच्छे रिश्ते आए हैं, उनमें से किसी के लिए हाँ कर दो। मगर मैं इनकार करती रही। फिर बात हुई कि अगर उनमें से किसी को हाँ नहीं करना तो अगर तुम्हें कोई पसंद है या अच्छा लगता है तो उसी का बता दो, अगर कोई ऐसा वैसा मामला है तो छुपाओ मत। मगर मैंने फिर भी इनकार कर दिया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। एक दिन देखा दीदी घर आई हुई थी। हम सब बड़े मजे से बैठे बात कर रहे थे। रात को सब सोने के लिए लेट गए तो मैं भी सो गई। जब अचानक रात को मेरी आंख खुली तो देखा मम्मी और दीदी जाग रही हैं। दोनों खुसर फुसर कर रहे थे। मैं भी जानबूझकर सोती बनी रही कि ऐसी क्या बात है कि जो ये सबके सो जाने का इंतजार कर रही थी। क्या है वो बात जो हमारे सामने नहीं कहा जा सकता? मैंने थोड़ी कोशिश करके उनकी बात सुनी तो वो दोनों मेरी ही शादी की बात कर रहे थे। मम्मी बार बार एक ही बात कर रही थी कि माला अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, हम समझा समझा कर थक गए हैं। जिस पर दीदी ने कहा कि एक बार मेरा लाया हुआ रिश्ता बताएं तो सही, फिर देखते हैं आगे वो क्या कहती है। मम्मी ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। जब इतने बड़े बड़े रिश्ते उसने ठुकरा दिए तो क्या वो मामूली से थाने वाले का रिश्ता कबूल करेगी? दीदी ने दोबारा जोर किया कि नहीं मम्मी, एक बार तो बात करके देखो। मुझे मेरे ससुराल वालों ने इसीलिए भेजा है ताकि मैं आप लोगों की मर्जी जान सकूं। आप मुझे कोई जवाब दें, आप हाँ करेंगे या ना करेंगे, मुझे कबूल होगा, मगर एक बार तो पापा और माला से बात तो करके देखो। मम्मी बार बार टाल रही थी, जिस पर दीदी अपने देवर की खूबियां गिनवाने लगी। बेशक वो थानेदार है, लेकिन कम नहीं कमाता, ऊपर से वहां मैं भी होंगी।
घर का माहौल भी देखा बारा है, कोई गैरों वाली बात तो नहीं है जिसकी फिक्र करें। वैसे भी सब कुछ हमारे सामने है तो फिर अच्छा ही है ना। और वैसे भी लड़कियां शादी से मना तो करती ही हैं। आप एक बार माला से बात करें, वरना पापा को पूछे। अगर वो मानते हैं तो फिर उसकी फिक्र ना करें। अब सारी उम्र इसे घर बैठा कर तो नहीं रखेंगे ना। वो उसके बाद भी बहुत सारी बातें करती रही, मगर मेरा दिमाग थानेदार पर ही अटक कर रह गया। अभी साल भर पहले ही तो दीदी के देवर की थाने में भर्ती हुई थी, यानी उसका रिश्ता मेरे लिए आया था। ये सोचकर मेरा दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। और 5 सालों में अगर मुझे कोई मर्द अच्छा लगा था तो वो आकाश ही था। दीदी की शादी पर उससे हल्की फुल्की बात हुई थी और रस्में के वक्त भी कभी एक बार वो दीदी को छोड़ने आ जाता या कभी हम उधर चले जाते तो बस हाय हेलो तक ही बात होती थी। उसकी यही बात तो मेरे दिल को भाई थी। शायद अभी तक इसीलिए मैं किसी दूसरे का रिश्ता पसंद नहीं कर पाई थी। फिर दिल ही दिल में मुझे वो अच्छा लगने लगा था। मेरी हालत बहुत ही अजीब सी हो गई थी। अगर कल ही मम्मी मुझे इस रिश्ते को पूछती तो मैं हाँ कर देती, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मम्मी तो मान ही नहीं रही थी। उनके हिसाब से मैं कभी भी इस मामूली से रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूँगी। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। अच्छा भला रिश्ता आया हुआ वापस चला जाता। मैंने दिल से प्रार्थना की कि काश मम्मी इस रिश्ते के लिए मुझसे पूछ ले। मुझे उम्मीद थी कि दीदी इतनी आसानी से टलने वाली नहीं है। उनके ससुराल का मामला है तो इतनी जल्दी हार कैसे मान जाएंगी। अगर कोई बात चली तो 1-2 बार इनकार करके मैं हाँ कर दूंगी। ठीक है, जब तक ये रिश्ता नहीं आया था मुझे नहीं पता था कि मेरा दिल यहीं पर ख्वाहिशमंद है। अब जबकि रिश्ता आ गया तो मैं उसे ठुकराकर अपनी ख्वाहिश को चूर चूर नहीं करना चाहती थी। खैर, अगला दिन पूरा खामोशी से गुजर गया। हैरत की बात ये थी कि जब तक ये रिश्ता नहीं आया था मुझे नहीं पता था कि मेरा दिल यही रिश्ते के लिए राजी है। अब जब ये रिश्ता आ गया तो मैं उसे ठुकराकर अपनी ख्वाहिश तोड़ना नहीं चाहती थी। खैर, अगला दिन पूरा खामोशी से गुजर गया। घर में कोई इस तरह बात नहीं हुई थी। मैं बहुत बेचैन हो रही थी। मैंने बातों बातों में मम्मी को कुरेदने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुंह से भाव तक नहीं निकाले। और उससे अगला दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अब मुझे फिक्र होने लगी, मम्मी ने इनकार तो नहीं कर दिया। पहले घर में जो भी रिश्ता आता था उसका जिक्र मुझे जरूर किया जाता, तो ऐसे ही इसकी तो हवा भी नहीं लगने दी थी। खैर, मेरी दुआओं और बेचैनी का फायदा तो हुआ कि तीसरे दिन मम्मी ने मुझे बिठा लिया। साथ ही दीदी भी बैठ गई। दीदी ने सख्ती से बात शुरू की कि माला, देखो तुम्हें शादी करनी है ना। तुम्हारे बाद 2 बहनें हैं, मम्मी पापा उनके लिए भी रिश्ते तलाश कर रहे हैं, तो तुम्हारे बोझ से हल्का होकर ही करेंगे ना ये सब। मैंने कहा मुझे भी पढ़ना है। मम्मी बोलने लगी, मगर दीदी ने मम्मी को चुप करवा दिया और कहा कि शादी के बाद भी पढ़ती रहना, और जो तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं उनमें से कोई भी पसंद करके हाँ कर दो। मेरा दिल कांपने लगा। मतलब उन रिश्तों में से क्यों हाँ करूं? आकाश का रिश्ता उसकी बात क्यों नहीं कर रही है? मैं चुप रही। 2 मिनट के बाद वो बोली, ऐसा करो, इन रिश्तों में आकाश मेरे देवर का रिश्ता भी शामिल है। अच्छा रिश्ता है, कमाता अच्छा है, ऊपर से मेरे ही घर में आओगी तो आसानी रहेगी। बाकी जो भी फैसला हो तुम्हारा, हम वहीं पर शादी कर देंगे। मगर याद रखना, अब की बार तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। बहुत सता लिया तुमने मम्मी पापा को। मैंने रोनी सूरत बना ली, मगर अपनी रजामंदी से कह दिया कि मेरी शादी वहाँ करे जहाँ मुझे पढ़ने की इजाज़त दी जाए। दीदी फटाफट बोली, इसकी फिक्र ना करो, आकाश तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकेगा। मम्मी ने थोड़ी आनाकानी की, मगर मैं जानती थी दीदी में मनवाने का हुनर मौजूद है। वो रो धोकर किसी न किसी तरह मम्मी को भी राजी कर ही लेंगी। मगर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उधर मेरी शादी को लेकर बातें होने लगी, इधर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, शादी तो होनी ही है, क्यों न मेरी मर्जी पर हो जाए। मगर भला हो दीदी का, वो वैसे ही वापस ससुराल चली गई। कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। इधर मैं सूली पर लटकी थी कि शादी के लिए हाँ तो कर दिया, अगर वहां पर रिश्ता ना बना तो क्या बनेगा। खैर, 1 हफ्ते की परेशानी के बाद आज जो नतीजा सामने आया वो चौंकाने वाला था। उस रोज मेरा भगवान पर यकीन बढ़ गया था। मम्मी पापा ने मुझे बाकी ऊंचे रिश्तों की बजाय आकाश के रिश्ते को अहमियत दी थी। मैं उनके सामने तो रूठी रूठी थी कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मगर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मेरी सारी परेशानी दूर हो चुकी थी। बेशक अब आकाश मुझे शादी के बाद पढ़ने की इजाजत ना भी देते तो चल जाता, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी। उस सब के बाद मुझे नहीं पता चला कि बाकी सब कैसे हो गया।
क्योंकि 6 महीने के अंदर ही अंदर मेरी आकाश से शादी हो चुकी थी। शादी की रात मैं खुद को इस दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी, जिसकी ख्वाहिश बगैर किसी तमाशा और इज्जत को दाव पर लगाए पूरी हो चुकी थी। मगर उस शादी वाली रात जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा था। मैं जैसे आसमान से सीधा जमीन पर पटक दी गई थी। जिंदगी इतनी भयानक भी होती है, ये बात मुझे पहले नहीं पता था, मगर मैं सोच चुकी थी हर चाहत को इतनी आसानी से थोड़ी पा सकते हैं, कुछ न कुछ तो भुगतना ही पड़ता है। मैंने आकाश के साथ हर हालत में गुजारा करने को तैयार थी। काश उनका रवैया मेरे साथ ना बदलता। उनका रवैया, लहजा मेरे साथ दिन ब दिन खराब से खराब होता चला गया और मैं भी दूर होने लगी। अब मैं अपने फैसले पर पछता रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दीदी का रवैया भी बहन से जेठानी वाला बन गया और बात ही बात में वो मुझे ना जाने किस बात के ताने दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी। खैर, इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। शादी से पहले आकाश मिलते तो बहुत अच्छे से बात करते, मगर अब उनका अंदाज ऐसा था कि कमरे में सिर्फ वही मौजूद हो, मेरी तरफ ध्यान देना तो वो दूर देखना तक गंवारा नहीं करते। हफ्ता भर वो रोज रात को तैयार होकर कमरे के पिछले दरवाजे से चले जाया करते। मैं पूरी पूरी रात उनकी राह तकती। फिर कहीं डिनर के बाद जाकर वो कमरे में वापस आते। तभी नहाने के बाद अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते। मैं नाश्ता बनाती तो यूनिफॉर्म पहनकर थाने चले जाते। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा दबाव में थी। बात बात पर रोना आता। उस दिन के बाद दीदी ने भी खुलकर मुझसे कोई बात नहीं की थी। बस वो मेरे साथ खींची खींची सी रहती। मैं कोई बात करती तो वो मुश्किल से जवाब देती। हालांकि सास का रवैया अच्छा था, ससुर भी ख्याल रखते थे, तो मैं सारा वक्त सास की खिदमत में लगी रहती। वो अक्सर यही कहा करती कि तुम्हारी बड़ी बहन को ब्याह कर लाए तो हम सुखी थे, मगर जब तुम्हें ब्याह कर लाए हैं तो यकीन मानो जैसे स्वर्ग में आ गए। बहुत ही अच्छी हो तुम। उनकी तारीफ पर मैं मुस्कुरा देती, मगर औरत का पेट हमेशा पति की तारीफ और अटेंशन से ही भरता है, और दूसरा चाहे जितनी मर्जी सुख दे। हफ्ते बाद आकाश ने मुझसे बात की और कहा कि भाभी बता रही थी कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो। मैं उन्हें देख कर रह गई और अफसोस से सर झटका। उन्हें मेरे पढ़ने की फिक्र है। मैं चुप रही। वो पहले मुझे देखते रहे और नरमी से बोले, जवाब नहीं दिया तुमने, बताओ आगे पढ़ने का इरादा है? आप पढ़ने देंगे मुझे? मैंने रूखे लहजे में पूछा, क्योंकि जो शख्स मुझे मेरी बहन की तलाक की धमकी दे सकता है, उसे कुछ पता नहीं कि वो कितने गम और पाबंदियों के पहाड़ मुझ पर तोड़ दे। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। अगर करना चाहती हो तो अप्लाई करो, वरना मुझे बता दो, मैं अप्लाई कर दूंगा। मैं कपड़े तय करके रख रही थी। इस बात पर यकीन इतना नहीं था कि मेरे हाथ से कपड़े फिसल गए। वो शख्स जिसने कभी मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं की थी, वो मेरी ख्वाहिश की बातें कर रहा था। मैंने कहा, आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं पढ़ने की? उन्होंने इस बात में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, जब भी पढ़ना चाहो तुम पढ़ सकती हो। मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं रखूंगा। तुम जो करना चाहो खुलकर करो, बेशक मुझसे भी इजाजत ना लो। मुझे तुम पर यकीन है। मैंने कहा, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो आप दीदी की तलाक की धमकी ना देते। पता नहीं कैसे, मगर ये बात एकाएक मेरे मुंह से निकल गई। वो तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उन्हें यूं मुस्कुराते हुए शादी के बाद पहली बार देखा था। मुझे पहली बार अपने नसीब पर गुस्सा आया और रोना भी। वो सब झटक कर बोले, यकीन है तुम पर, जो करना चाहो बगैर पूछे कर सकती हो। मैं कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मेरे आंसू आंखों से बहने लगे थे। शायद आकाश भी समझ गए थे, क्योंकि जब मैं कमरे में आई तो आकाश सोफे पर बैठे कमरे के दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की रेखाएं भी थी, लाल आंखें थी। मैं चुपचाप काम समेटने लगी। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठे और मेरे करीब आकर बोले, कल अपने डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देना। जहां अप्लाई करना है वो भी बता देना, मैं कल ही काम करवा दूंगा। मैंने मुड़कर देखा, मगर वो वहां से जा चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आकाश है जिससे मेरी शादी हुई है। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। रात हो चुकी थी और वो तैयार होकर जा चुके थे। अब मैं इतना भी नहीं जानती कि वो सुबह से पहले तक मैं उन्हें देख नहीं सकती थी। पता नहीं कहाँ जाते थे वो, मुझे पता नहीं क्यों। बहुत रोना आया। मैं भी कमरे में थी। दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। मेरा पूरा जिस्म कांप गया, क्योंकि अगर किसी घरवाले ने देख लिया कि आकाश कमरे में मौजूद नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगी। उन्हें मैं कुछ देर तक बैठी रही, मगर जब दरवाज़ा बार बार बजता रहा तो मैं अपनी जगह से उठी और डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने दीदी थी।
जो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। मुझे देखकर शक्ति से बोली, तुम्हारे पति ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। उसकी इसीलिए शादी की थी कि वो मेरी जान छोड़ दे, मगर तुम भी उसे लगाम नहीं डाल सकी। इस तरह की पत्नियां होती हैं। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ दीदी, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? वो कटीले तेवर लिए मेरे पास आई और बोली, ज्यादा बच्ची बनने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानती हो और सब पता है तुम्हें। इसे मना करो, मेरा जीना हराम ना करे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। मैं इससे पहले कि उनसे कोई सवाल पूछती, वो ठक ठक करती वहां से चली गई, जबकि मेरे लिए सोच के नए दरवाजे खोलकर जा चुकी थी। यानी दीदी को सब खबर थी, पर उन्होंने जानबूझकर मेरी यानी अपनी बहन की शादी ऐसी जगह पर क्यों की? सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि पूरा जोर लगाया कि मैं खुश रहूंगी। अब शादी हो गई तो आकाश उनका जीना हराम कैसे कर सकता है? मैं ठंडे दिमाग से सोचने लगी तो दिमाग में आया कि आकाश रात को कमरे से चले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, दीदी को इस बात का पता भी है कि शादी वाली रात जब किसी को भी पता नहीं था तब ये जानती थी। तो क्या मतलब? नहीं नहीं, मुझे नहीं गलत सोचना चाहिए, मैं बहुत गलत सोच रही हूँ। मैंने पानी पीकर खुद को ठीक किया, मगर दिमाग बहुत सी उलझनों में टिका हुआ था। वो रात मैंने कैसे गुजारी ये मैं ही जानती हूँ। कांटों पर थी पूरी रात। अगले दिन आकाश आए तो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मगर मैंने देने से इनकार कर दिया। वो चौंक कर मेरे पास आए और बोले, सब ठीक तो है? मैंने कहा, आकाश मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आज तक कोई शिकवा नहीं किया मैंने, उसके बाद भी मैं नहीं करूँगी, बस मेरी बात का जवाब दे दें। आकाश के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मैंने दीदी की कही एक एक बात दोहरा दी। वो देर तक मुझे देखते रहे, फिर अचानक से बोले, माला कुछ गलत मत समझना, मैं बताता हूँ कि वो ऐसे क्यों कह रही है। मैं अपने साथ भाई को भी लेकर जाता हूँ। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ लेकर जाते हैं? वो शर्मिंदगी से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतने धोखे में रखा। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, मैं अपनी खाई कसम तोड़ना नहीं चाहता था, मगर मजबूरन तुम्हारी हालत देखकर तोड़नी पड़ रही है। मैं भी परेशान हूँ तुम्हें देखकर, इसीलिए बता रहा हूँ। एक बार हमारे थाने में तुमसे रिश्ता होने के बाद एक लड़की आई जिसके साथ जाती हुई। वो लड़की तो मर गई, मगर मैंने कसम खा ली कि जब तक उसके मुजरिमों तक नहीं पकड़ लेता शादी नहीं करूँगा। अगर शादी भी हो जाए तो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ूँगा। मुझे उस लड़की के मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाना है। बस अभी तक उसके मुजरिमों की तलाश जारी है। ग्रुप था पूरा, बाकी सब पकड़े गए, सिर्फ एक फरार है। तो मैं भाई को भी कभी कभार अपने साथ ले जाता हूँ, जिस पर भाभी गुस्सा करती हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं। शादी की रात मैं तुम्हें भी इसीलिए कहा था कि मैं नामर्द हूँ, यानी मेरे साथ वो कसम जुड़ी है। जब तक मैं इसे पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं खुद को मर्द नहीं समझूंगा। मगर अफसोस तुम्हें पूरी बात नहीं समझा सका, तभी तुम्हारे साथ सख्ती से रहता था और झूठी तलाक की धमकी दी थी ताकि किसी और को बात ना बता दो और मामला बिगड़ न जाए। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, मगर इतना ज़रूर बता दूँ कि तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी ख्वाहिश थी, ख्वाहिश है और हमेशा रहोगी। ये बात सुनकर सुकून की गहरी लहर मेरे पूरे जिस्म में घर कर गई। वो बात जो मेरे दिमाग में डाल दी थी वो तो बिल्कुल गलत थी।